हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम लोग आज जो है सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, क्लासिक टेक सीरीज जैसे आती है ना, जैसे हम लोग क्लासिक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आईटी जेई एडवांस के जो भी टॉपिक्स हैं उन पर। ठीक है, तो ये क्लासिक टेक सीरीज नहीं, ये क्लासिक सीरीज है वीडियो लेक्चर्स की ऑन द आईटी एडवांस, यानी कि ये फॉर एवर, जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता तब तक के लिए वैलिड है एंड आई होप ये हमेशा फॉर एवर वैलिड रहेगी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसा नहीं कि मैं 10-15 टाइप के लेक्चर्स बना के दूंगा, नहीं। एक टाइप के जो प्रोसीजरल होते हैं, जो कि बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा के, हैदराबाद के, जहाँ भी होते हैं वहाँ पे जिस टाइप से पढ़ाया जाता है, वैसे क्लासिक सीरीज जो है ये बहुत ही बेस्ट होने वाली है। तो आप लोग इसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स है, आप फॉलो करो। कॉपी पेन लेकर के रखना है, नोट्स साथ साथ बनाने। जो छूट जाए बाद में पीडीएफ अगर मिले, आई कांट कमिट कि पीडीएफ मिल सकता है, क्योंकि मैं नहीं ही दूंगा पीडीएफ अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो साथ साथ, तो दैट इज योर मिस्टेक। क्योंकि जो भी आईटी जी का एस्पिरेंट है वो खुद के नोट्स बनाता है, क्योंकि उसे पता है उसको क्या चाहिए। टीचर तो पूरा लिख देता है बोर्ड पे, बट बोर्ड पूरा नहीं छापना होता है। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लोगे। तो नोट साथ साथ बनाना है। ठीक है, नोट साथ साथ बनाओगे। ठीक है, और क्वेश्चंस जो है साथ साथ एक जगह पे रफ नोटबुक में आप अटेंड करते रहो। अब पहले अटेम्प्ट दो, बाद में लिखना हो क्वेश्चन तो उसके लिए आप जगह छोड़ सकते हो। मैं बोलूंगा अगर फास्ट हैंड राइटिंग तो फटाफट साथ साथ क्वेश्चन लिखते जाइए। ठीक है, तो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, हम लोग सभी का फेवरेट चैप्टर है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है क्लास ट्वेल्थ में बेसिकली पढ़ाते हैं। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाते हैं, और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है कि जेईई मेंस और आईआईटी एडवांस में भी इसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आईआईटी एडवांस में तो इसका क्वेश्चन फिक्स है, और जेईई मेंस में भी इसके क्वेश्चन दो कम से कम फिक्स रहते हैं, और आईआईटी एडवांस में भी दो से मैक्सिमम तीन भी पूछ लेते हैं कभी कभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बेसिक बेसिक टर्म से लेकर के एडवांस टर्म तक लेके जाऊंगा। ठीक है, तो देखो, जब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रेफरेंस क्या मिलता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो इसमें दो चीज मिला जाता है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। ठीक है, आपको लगेगा कि स्टार्टिंग में बोर्ड्स लेवल के साथ चल रहे, क्यों? क्योंकि आईटी जेईई एडवांस के लिए हम लोग को धीरे धीरे उठाना पड़ता है, तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस बनाएंगे और एडवांस प्रॉब्लम्स टैकल करेंगे। बिल्कुल भी बोर्ड्स लेवल वीडियो नहीं, आईटी एडवांस जी मेन से भी ऊपर जो होता है आईटी एडवांस के लिए ये सीरीज है। ठीक है, चलो, तो मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं। अगर जिसे देखो आईक्यू होता है बंदे के पास, ठीक, जो स्टूडेंट्स के पास आईक्यू है, पोटेंशियल, उसे पता चल जाता है कि कंटेंट किस लेवल का है। अगर जिनके पास नहीं है तो वो जज ही करते रह जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें जो है स्टेशनरी चार्जेस की बात होती है। यहाँ पे हम लोग जो है स्टेशनरी चार्जेस की बात करते हैं, स्टेशनरी चार्जेस की बात करते हैं, चार्जेस एट रेस्ट पे जितनी भी चीजें हैं उनकी बात करते हैं। यानी ओनली वही चीजें कंसिडर करते हैं जो कि चीजें रेस्ट पे है। स्टैटिक्स का मतलब वही तो हो रहा है, रेस्ट पे है। जैसे कि हम लोगों ने जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स आपने पढ़ा होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स जब हम लोग क्लास 11th में पढ़ाते हैं ना, इसका भी वीडियो लेक्चर जल्दी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए। फ्लूइड मैकेनिक्स में जब हम पढ़ाते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है, आप लोग अगर ट्वेल्थ में हो तो आई होप, मैंने मान के चलता हूँ कि इतना तो आपने पढ़ा होगा कि दो पार्ट, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। जैसे काइनेमेटिक्स वगैरह भी पढ़ते हैं ना, तो वहाँ भी स्टैटिक्स और डायनेमिक्स ये दो चीजों का हम लोग डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें रेस्ट रेस्ट पे हम लोग सब कुछ बात कर रहे होते हैं, और डायनेमिक्स से उसके काउज वगैरह को बात करते हैं। यहाँ पे काउज का बात नहीं करते, यहाँ पे काउज वगैरह का बात नहीं कर रहे होते। ठीक है, वो सब आगे में करते हैं, जैसे डायनेमिक्स यहाँ पे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग बेसिकली जो चार्ज रेस्ट पे ना उनकी बातें में करेंगे, यहाँ पे बारे में बातें हमारी जो भी होंगी उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है बेस स्टार्ट होता है, हेडिंग डालेंगे आप लोग। ठीक है, एक मिनट, इलेक्ट्रिक चार्जेस। बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, आपको पता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और अ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और अ मटेरियल। ठीक है,
जिसके कारण, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, आपको पता है प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और अ मटेरियल है, जिसके कारण इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। लिख सकते हो, ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो हम जितनी भी चीजें इस चैप्टर में बात कर रहे होंगे, रेस्ट पे बात कर रहे होंगे चार्जेस का, तो हमारी जो यहाँ पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड पे बातें होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड पे हम लोग बात ईएमआई जैसे चैप्टर्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जैसे अपकमिंग चैप्टर्स में बात करेंगे। बट जैसे कि सीक्वेंस होता है पढ़ाने का, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ाते हैं, करंट या कैपेसिटेंस बढ़ाते हैं, उसके बाद जाकर के मैग्नेटिज्म स्टार्ट करता है। एनीवेज, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बता देगा, ये क्या करता है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, है ना। चलो, तो लेट्स सपोज आपको पता होगा कि कुछ आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में पता होगा, अल्फा पार्टिकल्स वगैरह भी पता होंगे, वो तो आप पढ़ लोगे मॉडर्न फिजिक्स में जहाँ जाएंगे, और आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में ये सारी चीजें। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसपे कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे निगेटिव, एक पे न्यूट्रल, नो चार्जेस रहते हैं ना। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, हीलियम प्लस के आयन को बोलते हैं ना, हीलियम प्लस के पार्टिकल को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके आपको चार्जेस भी पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ ई बाय मास रेशियो भी आपको पता होता है सब हद तक, और मास वगैरह आपको इसका पता है। अगर ईएसयू में बात करें, ठीक है, अगर सीजीएस में अगर बात करें, तो जैसे कि इसका हो जाता है 13 × 10⁹ ईएसयू होता है, 1 कूलम। 1 कूलम की वैल्यू इतनी होती है ईएसयू में। और अगर बात करें मिली कूलम वगैरह, तो आप निकाल लोगे। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0, l0, t1 और i1 रख सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा इसका, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यही सब चीजें, हाँ, एसआई यूनिट जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस की, एसआई यूनिट अभी तक तो आपको पता चल गई होगी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एसआई यूनिट होती है कूलम, एसआई यूनिट कूलम होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस की। इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, वो होती है कूलम्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, तो आगे हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या होता है। हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या है स्टूडेंट, बेसिकली सबसे पहली तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर होता है, वेक्टर नहीं होता है, ठीक है। टेंसर वगैरह आप बाद में जाके करंट वगैरह में ये यहाँ जो चार्जेस है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो इनके जो भी अलजेब्रा होगा हम लोग स्केलर अलजेब्रा के थ्रू करेंगे, ठीक है। इसमें जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वो क्या होंगे, अलजेब्रा, वो स्केलर अलजेब्रा हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। यानी इसमें प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, ये सारी चीजें हम लोग स्केलरली करेंगे, वेक्टर नहीं होते हैं ये, ठीक है। चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, टाइप्स हम लोग देख सकते हैं। टाइप्स में हम लोग पहला देखेंगे कि पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, दूसरे में देखते हैं निगेटिव चार्जेस, ठीक है। नोट्स अच्छे बनाइएगा, ठीक है। मैं भाषण अभी नहीं देना चाहता, क्योंकि चैप्टर के बीच में मैं थोड़ा बताऊंगा नोट्स क्यों अच्छे बनाने होते, ठीक है। तो निगेटिव चार्जेस, तो निगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस के बारे में हम लोग अवेयर होते हैं जब फ्रॉम वेरी फर्स्ट बेसिक क्लासेस जो हमारी लगती हैं, और 11th-12th में भी जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहाँ भी हमको ये सारी चीजें मिलती हैं, और ये सब हमको पता है ना। तो जैसे कि अगर हम एक एटम की बात करें, अगर हम एटम में देखें, तो एटम में जो है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है समथिंग, और प्लस न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन्स होता है, और बाहर में इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बाहर में इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्जेस के साथ रिवॉल्व करते हैं, लाइक दैट ओनली, ठीक है। और यहाँ पे जो इनकी एक प्रॉपर्टी आती है, आपको पता होगा बचपन से ही हम लोग पढ़ते आते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। क्या करता है अनलाइक चार्जेस, अट्रैक्ट करता है, और जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल करता है।
यानी कि साथ में हम पॉजिटिव पॉजिटिव स्फीयर लाएं, ये रिपेल करेंगे, निगेटिव निगेटिव स्फीयर लाएं, ये रिपेल करेंगे। बट अगर निगेटिव और पॉजिटिव स्फीयर लाएं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। आगे की जो कुछ प्रॉपर्टीज है, आई होप ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी ना, थर्ड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हो कि चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज इज कंजर्व्ड, है ना। चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। तो इसका कहने का मतलब है नहीं आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज जो है सम ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो टोटल सम ऑफ चार्जेस है वो रिमेन्स कांस्टेंट आइसोलेटेड बॉडी के अंदर, आइसोलेटेड बॉडी के अंदर ये रिमेन्स कांस्टेंट। चौथे, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब चार्ज इज क्वांटाइज कहने का मतलब क्या है? चार्ज ऑलवेज जो है ना किसी भी बॉडी पे वो इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में मिलेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में मिलेंगे, उनके इंटीग्रल मल्टीपल के हम लोग फॉर्म में लेते हैं। यानी कि हम लोग जैसे कि लिखते भी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ऐसे लिखते हैं ना, Q इज इक्वल टू प्लस एम माइनस एम ई लिखते हैं, एन ई लिखते हैं, है ना, है कि नहीं। तो हमको ये पता कैसे चला था? तो हम लोगों को दिखा जाता है मिलीकन्स, मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये तो मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है। आपको केमिस्ट्री वगैरह में भी करवा सकते हैं, ठीक है। मिलीकन्स ऑयल, बस बता देता हूँ क्या था कि यहाँ पे ना जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब पढ़ोगे ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप अभी तक पढ़ लिया होगा ना, वहाँ पे ये मिलीकन्स ऑयल एक्सपेरिमेंट ई बाय एम मास रेशियो ये सब कैलकुलेशन वहाँ पे देख लेते हो। मैं यहाँ पे बेसिक बेसिक बता बता देता हूँ कि इन्होंने बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया था और प्रूव किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस को, प्रूव्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, प्रूव्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, है ना। तो ये बात है, समझ में आया। तो अब चार्जिंग ऑफ अ बॉडी वगैरह भी बताना है। आप एक, अच्छा ठीक है, अब इनके जो है आप क्या कर सकते हो, हम लोग को पता है, हम लोग फेमिलियर है रोल ऑफ मास ऑफ इन ग्रेविटेशन, सो वी हैव जस्ट स्टडी सम फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वी कैन कंपेयर देम। हमको चार्ज और मास में देखना है ग्रेविटेशन क्या करते हैं। वैसे तो यहाँ पे जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रो के बाद ग्रेविटेशन, बट हमको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है ग्रेविटेशन की। तो चार्ज और मास में जो है हम लोग कंपैरिजन करके भी देख सकते हैं, है ना। तो आई होप इतनी ज्यादा जरूरत उस चीज की नहीं रहती है, बट आप अगर लिखना चाहो तो बना सकते हैं एक, दैट इज कि ऐसा कुछ, ऐसा कुछ हम बॉक्स बना सकते हैं और लाइन हम खींच सकते हैं, ठीक है। कुछ एक, कुछ पॉइंट्स पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। दो, तीन, अब देखो बहुत अच्छी बॉक्सेस नहीं बना सकता हूँ, जैसे बन रहे हैं उस पे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत बहुत ज्यादा तोप जैसा बनाएंगे तो देखो भाई मुझसे नहीं होगा, ठीक है। कंपैरिजन के लिए लिखते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे टेबल है ये हमारा, तीन चार पाँच छः है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले चार्ज, चार्ज और मास में कंपैरिजन देखते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे मास, चार्ज में सबसे पहले जो आता है ना, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो। तो मास जो है पॉजिटिव होता है फर्स्ट, अगर देखें तो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बस जो मैस है एक बॉडी का वो पॉजिटिव होगा ऑलवेज। ऐसा कभी बोला है कि -2 किलोग्राम का है या समथिंग, वैसे नहीं। तो मास हमेशा एक बॉडी का मासलेस कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मास कुछ ना कुछ बॉडी का होता है और वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सेकेंड जो है आप लिख सकते हो ऐसे कि चार्ज कैरीड बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, है ना। चार्ज जो कैरी दिया है वो बॉडी के वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज कैरीड
charge carried by a body do not depend upon velocity। अब लिख लीजिएगा, थोड़ा अपने यहाँ पे थोड़ा हैंडराइटिंग खराब हो रहा है, ठीक है। और वहीं यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट पे यहाँ लिख सकते हो क्या कि मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेज विथ वेलोसिटी। यहाँ पे इंक्रीज करता है मास, मास इंक्रीज करता है वेलोसिटी के साथ। तो एक ऐसा टर्म आता है, हम लोग लिखते हैं m इज इक्वल टू, ऐसे तो बहुत काम करनी है बट ऐसे ही बता देता हूँ बताने के लिए, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर मूल्यांकन ड्रॉप एक्सपेक्ट, वेयर सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, आपको पता है, m मास है बॉडी का, ठीक है, m नॉट रेस्ट मास है, v वेलोसिटी है, ये सारी चीजें, ठीक है। और इतनी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि इसको हाईलाइट करके रख दिया, क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जेई में इससे रिलेटेड। आई थर्ड पॉइंट अगर देखें, थर्ड पॉइंट देखेंगे तो चार्ज क्वांटाइज्ड है, चार्ज क्वांटाइज्ड है। और यहाँ हमको अभी बहुत ज्यादा पता नहीं है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ, देख सकते हो क्वांटाइजेशन येट टू बी स्टेब्लिश, येट टू बी स्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे चार्ज जो है हमेशा कंजर्व रहता है, कंजर्व्ड रहता है, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। मास इज नॉट कंजर्व, इट कैन बी चेंजेस, है ना, मास इज नॉट कंजर्व्ड, ये कंजर्व नहीं रहता है। पांचवा पॉइंट, फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव रिपल्सिव अकॉर्डिंग टू एस चार्ज अनलाइक ऑल। फोर्स जो है बॉडी के बीच में अट्रैक्टिव भी हो सकती है एंड रिपल्सिव भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो ये देख सकते हो आप, चार्ज और मास के बीच में ये जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया है बेसिकली एक, है ना। तो ओके आगे चलेंगे, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, दैट इज कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास एंड मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो ये बात याद रखिएगा कि कोई भी बॉडी मासलेस नहीं होती है। यहाँ पे लिखेंगे चार्ज कैंट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ठीक है। इस पे अपना साइंटिस्ट वाला दिमाग नहीं लगाइएगा, ये मास के ऊपर भी चार्ज होगा ही होगा। ये कुछ लोग सोचेंगे कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, तो मास भी नहीं होगा, किसी न किसी के ऊपर चार्ज तो किसी न किसी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे भी उतना नहीं सोचना है, अगर गहन से सोचन करना है तो बाद में करेंगे, आईआईटी जेईई के बाद हम लोग जब क्वालिफाई करेंगे तो कॉलेज में बैठ के बहुत सोचेंगे इस पे, ठीक है। अभी हम लोग बस इतना जान लेते हैं, ठीक है, चलो। ठीक है, चार्ज जो है क्या है, रेटिविस्टिकली इनवेरिएंट है, यानी कि आप लिख सकते हो चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑफ फ्रेम इंडिपेंडेंट फ्रेम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। सो दैट्स मास ऑल्सो। तो ये बातें हो गई हमारी, ठीक है। अब आगे आएंगे, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी पढ़ेंगे, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, कुछ मेथड्स है, फटाफट निकालेंगे। पहला लिखेंगे फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा लिखेंगे, आप लिख सकते हो कंडक्शन। तीसरा लिख सकते हो दैट इज चार्जिंग कंडक्शन से हो सकता है, और इंडक्शन से मैंने लिखा दिया है क्या, नहीं, इंडक्शन लिख सकते हो, बाय इंडक्शन ये चार्ज हो सकते हैं। और फॉर द सेक ऑफ आप इतने ही अभी याद रखो, फ्रिक्शन, कंडक्शन, एक आप थर्मोनिक भी, थर्मली भी हम लोग चार्ज करते हैं ना, तो ये सारी बातें हैं। तो ये थर्मली भी जो चार्ज करते हैं वो सारी भी, तो एक और लिख सकते हो थर्मल कंडक्शन लिख सकते हो, ठीक है। हालांकि वो भी कंडक्शन का पार्ट आ जाएगा, तो बहुत कुछ उसमें हम लोग कंसिडर नहीं करके चलते हैं ना। तो ये एक बात रही। तो आप चौथे पॉइंट में लिख सकते हो, चौथे पॉइंट में लिख सकते हो हार्मोनिकली, एक एक करके तीनों एक्सप्लेन, चारों एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। फ्रिक्शन,
फ्रिक्शन आपने रब किया है ना बॉडी को, रब करके जब बॉडी को जब निकाला जाता है ना चार्जेस, तब जाकर के फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी कि कोई सरफेस को हम लोग रब करके हम लोग बेसिकली दे रहे हैं। जैसे कि अगर हम हमारे पास सिल्क क्लॉथ है, इवोनाइट रॉड वगैरह वैसा है, वो वाला एक्सपेरिमेंट, ग्लास रॉड वगैरह है ना, तो क्या होता है कि एक पे पॉजिटिव आ जाता है, एक पे निगेटिव चार्जेस का अबेंडेंस आ जाता है ना, तब जाकर के उन दोनों में फ्रिक्शन का, या फिर किसी सरफेस को हमने रब किया, वो कॉम्ब वाला एक्सपेरिमेंट याद होगा, तो वो वाले केस यहाँ पे लेके चल सकते हैं, है ना। तो फ्रिक्शन में ऐसा कुछ करके हम लोग चार्ज करते हैं बॉडी को, है ना। तो ये हो गया फ्रिक्शन, ठीक है। कंडक्शन में क्या करते हैं, कंडक्शन को हम लोग समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ऑन बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल कैन कट, यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, अगर वो टच में है। जैसे कि मान लो इसी के बेसिस पे ना हम लोग कंडक्शन के बेसिस पे कंडक्टर्स को बांटते हैं। एक सेमी कंडक्टर होता है, एक तो कंडक्टर होता है, एक होता है इंसुलेटर। भाई बस इतना ही जानो, और एक और भी पढ़ते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर चैप्टर में सुपर कंडक्टर, है ना। हमारे काम का भी यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर है, बाकी सारी चीजें हम लोग सेमी कंडक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कंडक्टर और इंसुलेटर सबको पता है, एंड कि जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी हीट को, इंसुलेटर नहीं करता है। तो ये जो बेसिक बेसिक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या होता है, हम लोग अभी अगर हाई डेफिनेशन की बात, यहाँ पे चार्जेस का फ्लो नहीं होता है, यहाँ पे चार्जेस के फ्लो को अलाउ कर देते हैं, यहाँ पे चार्जेस के फ्लो को रोक देते हैं। इंडक्शन के केस में क्या करते हैं, और सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है, मैं इस पर भी डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, टाइम खा जाएगी हमारा, है ना। तो अभी हम आगे चले, तो अब आते हैं इंडक्शन पे। इंडक्शन में बेसिकली होता क्या है, इसमें हम लोग डायरेक्टली कोई टच में नहीं रखते बॉडी, बट चार्जेस को पोलराइज करता है और अपनी तरफ खींचता है। जैसे कि अगर ये कोई बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज लाया था, इधर के साइड इसने पोलराइज करके निगेटिव चार्ज कर दिया, इधर पॉजिटिव चार्ज कर दिया, लाइक ऐसे केसेस, ठीक है। इंडक्शन वगैरह क्या है, थर्मोनिकली यानी कि हीट करके उसमें वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में पैदा करते हैं, और फिर वो, तो ये चार्जिंग ऑफ बॉडी से बच्चों वाला खेल है, तो आईआईटी एडवांस में से कुछ क्वेश्चन आते भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कूलम्स लॉ, और जिसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। तो लिखेंगे टॉपिक ऐसे एस्ट्रिक स्टार बनाएंगे और लिखेंगे कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग ऐसे ठीक ही लिखा है थोड़ा, बस आपको मैंने वो थोड़ा ओवर राइट कर लिया है। अच्छा चलो ठीक है, मैं कर लेता हूँ सही, खुश भी हो जा। सर आपने स्पेलिंग गलत कैसे लिख दी कूलम्स लॉ की, नहीं लिखी, स्पेलिंग ऐसी होगी, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा लॉ है, जैसे हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, बस वैसा ही है। तो अच्छी कोचिंग्स वगैरह में ना इलेक्ट्रोस्टैट के बाद ग्रेविटेशन पढ़ा करके फटाफट 2-4 लेक्चर में खत्म कर देते हैं। मैं भी वैसे ही करने का सोच रहा हूँ। तो चलो कूलम्स लॉ, मैं सोचा इलेक्ट्रोस्टैट के बाद ग्रेविटेशन का, ठीक है। तो कूलम्स लॉ या इनवर्स स्क्वायर लॉ है, तो कहता क्या है, जैसे कि इसका बेसिक सा काम है कि अगर दो चार्जेस हैं, ठीक है, Q1 Q2, ये दोनों पे एक फोर्स लगाएंगे F फोर्स लगाएंगे, जो फोर्स जो है इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनके बीच के आर है, तो उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, 1 ले लो, इसको 2 ले लो। देखो इसको हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटल लॉ है ये। क्या है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लॉ। जैसे कि हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ते हैं ना, तो न्यूटन साहब ने जो बोल दिया हम उसी को मान के चलते हैं, ठीक है। तो जैसे F इज इक्वल टू फिर क्या आ जाता है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पूछोगे ये K क्या है, K जो है ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, कोलम्बिक कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आगे जाके देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा देख लो, जैसे अगर पूरा जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है वो आते हैं 9 × 10⁻⁴,
9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। क्या होता है कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसा होता है, ठीक है। सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर होता है, हाँ गुड, ये होता है आपका। और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी की है वो उसका होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसका होता है कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है। तो ये तो इनकी वैल्यूज पे बात हो गई, और ये जो बेसिक लॉ है उस पे बात हो गया। चलो इसके जो है केसेस देखेंगे और इस पे बात करते हैं थोड़ा, क्योंकि कूलम्स लॉ को जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम लोग प्रोसीड नहीं करेंगे, है ना। हम लोगों को कूलम्स लॉ जानना ही पड़ेगा, कूलम्स लॉ के बिना नहीं होगा। तो जैसे कि क्या होता है, हम लोग कभी कभी एप्सिलॉन आर भी डिफाइन करते हैं, जो कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अगर कोई दूसरा मीडियम दे दिया, अगर वैक्यूम ना बोल करके अगर कोई मीडियम वगैरह दे दिया, तो वैक्यूम से अदर मीडियम्स के लिए, अदर देन वैक्यूम्स के लिए हम लोग ये वाला ऐसे करके इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं कि 4 जो लग रहा है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर ऐसी कोई रिलेटिव परमिटिविटी अगर निकालनी हो तो इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसको लिख सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसे करके। तो फिर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाता है एप्सिलॉन का, अगर पूछोगे मुझे से, तो एप्सिलॉन नॉट की नहीं, एप्सिलॉन जो है यार सबके लिए वैलिड है, ml T4 A² m-1 L-3 T⁻⁴ A² ये होती है इसकी डायमेंशन, ठीक है। एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है इस इन्फिनिटी होती है मेटल्स के लिए, ऐसे ही जस्ट जानकारी के लिए बता रहा हूँ। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 81 होती है वाटर के लिए। ये क्या होता है 81 होता है वाटर के लिए, है ना। चलो इसकी वैल्यू क्या होती है 81 होती है इन जनरल वाटर के लिए, ठीक है। चलो आगे चले। ओके, तो ये बात हो गई कूलम्स लॉ पे, ठीक है। अब यहाँ जो फोर्स है ना वो कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। यहाँ जो है जो फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, यानी कि पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ मूविंग पॉइंट चार्ज अलोंग अ क्लोज लूप इज जीरो, यानी क्लोज लूप में इसका वर्क डन जीरो होगा, है ना। क्लोज लूप में इसका वर्क डन जीरो होगा। ये सेंट्रल फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, ओनली एप्लीकेबल फॉर, ओनली एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए ओनली एप्लीकेबल है, ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। क्यों, क्योंकि देखो ये प्लस क्यू है, प्लस Q2 Q1 है, ये दोनों के बीच में सिर्फ एप्लीकेबल। अगर बड़ी सी बॉडी लेके आ जाओगे तो इसका जो इफेक्टिव जो है ना वो डेल आर पीछे या डेल आर आगे आ जाता है, तो उसमें जो है नीचे में टर्म जो है आर स्क्वायर की जगह डेल आर प्लस आर स्क्वायर आ जाता है, और डेल हम लोग निकालना जानते नहीं है, हमारी मैथमेटिक्स इतनी तगड़ी नहीं है और हम नहीं बता सकते क्योंकि इधर भी शिफ्ट हो सकता है, इधर भी शिफ्ट हो सकता है, इधर भी शिफ्ट हो सकता है, ऐसे 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 किसी भी एंगल पे हो सकता है ना। तो चलो अब जो है आगे पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, अभी थ्योरी थ्योरी ही हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन अभी कूलम्स लॉ से आएंगे क्योंकि अभी तक सिर्फ थ्योरी इजी थी। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में क्या पढ़ते हैं कि मान लो अगर मैं ऐसा एक्सिस ड्रॉ करूं, यहाँ पे Q1 Q2 चार्जेस को रखूं और यहाँ से एक R1 डिस्टेंस लूं, यहाँ से यहाँ तक के लिए R2 लूं, तो यहाँ से यहाँ के लिए अगर मैं R21 वेक्टर अगर ड्रॉ करना चाहूँ, ये वाई एक्स में R21 ड्रॉ करना चाहूँ, तो F12 जो लग रहा होगा, F12 जो लग रहा होगा के Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर ऐसे करके निकल के आएगा। पता चल गया होगा क्यों, क्योंकि देखो वेक्टर फॉर्म में जैसे लिखते हैं ना तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है, इंटू अब हमको क्या करना है वेक्टोरियली लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे आर कैप लगाते हैं और आर कैप डायरेक्शन को बताता है, तो आर कैप को हम लोग आर बाय मॉड ऑफ आर लिख देते हैं। तो जस्ट वही किया यहाँ पे,
और जस्ट फाइनल माइनस इनिशियली तो यहाँ पे किया है, क्लास 11th में वेक्टर पढ़ा है ना, बस वही है। और क्लास 12th में भी मैथ्स में पढ़ लोगे लास्ट में, कोई दिक्कत की बात है। और ये तो बेसिक था। ओके, इससे पहले इलस्ट्रेशन अपन ने नहीं लिए है ना, इलस्ट्रेशंस ऐसे कुछ खास इलस्ट्रेशन होते नहीं, इसलिए नहीं लिए। चलो एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, एक दो इलस्ट्रेशन अब लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये सब इतना हो गया, तो अब इलस्ट्रेशंस लेते हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, इलस्ट्रेशन जो भी लिखना है लिख लो। जो भी आपको पसंद हो, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लिखना चाहो, वो क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल ही लिखना है, ठीक है। ओके, एक सेकेंड बस रुक जाओ, ये इरेज हो जाए। चलो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रो, बस इतना सा आप समझ जाओगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 point charges placed in air, each plus 1 coulomb if they are separated by 1 meter, separated by 1 meter। चलिए सॉल्व कीजिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो कूलम्स लॉ भी बताया है उसी पे बेस है। तो कोई नहीं, पहला क्वेश्चन है, मैं कर देता हूँ, अगर आप लोग करना चाहो तो पॉज करके चलिए। फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 point charges placed in air, each having plus 1 coulomb charge if they are separated by 1 meter, है ना। तो हमको पता है फोर्स क्या होता है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो हमको पता है 9 × 10⁻⁹ होता है किसकी, के की वैल्यू, इंटू Q1 Q2 1 × 1 और आर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि के की जो वैल्यू होती है वो होता है 1/4πε0। और ये वैक्यूम और एयर में लगभग सेम होता है, ठीक है। वैक्यूम और एयर लगभग सेम होती है इसकी, तो आप यहाँ पे ऐसे मान सकते हो। मतलब वैक्यूम और एयर को मैं सेम नहीं कर रहा हूँ, उसकी जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, एप्सिलॉन की वैल्यू को, यहाँ पे भी जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, तो इसकी जो वैल्यू आती है दोनों में लगभग 9 × 10⁻⁹ होगी, ठीक है। और मैंने एप्सिलॉन नॉट की तो बताई हुई 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे यही होता है ना। तो इसकी जरूरत नहीं थी, बस ये बेसिक सा क्वेश्चन था। हालांकि हम लोग एनालाइज करते चलते हैं क्वेश्चंस को। एग्जाम्पल अगला लिखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, अ पॉइंट चार्ज लिखेंगे, अ पॉइंट चार्ज QA is equal to plus 100 microcoulomb is placed at a point, मान लो सपोज ए पॉइंट पे, जिसकी कोऑर्डिनेट है 1,0,2 मीटर, एंड अनदर पॉइंट चार्ज QB is equal to plus 200 microcoulomb is placed at point B 4,4,2 मीटर। तो अब फाइंड क्या करना है, फाइंड, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। पहला पहला फाइंड क्या करना है, पहला फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन देम। और सेकेंड, फाइंड फोर्स एफ ए, ठीक है, एंड एफ बी। आप एफ बी का मतलब जानते हो ना, एफ ए बोल रहे हैं तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और एफ बी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इन वेक्टर फॉर्म। किसी बंदे को दिक्कत है तो ये लिख सकते हो, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब सिंस आप इसके लिए एफ बी के लिए तो लिख सकते हो। अब बहुत ही ठीक ठाक एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी तक जितना पढ़ा है उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि एक गुड एग्जाम्पल है। तो अब सब सोच रहे होंगे कि भाई जेई मेंस जेई एडवांस किसका एग्जाम्पल है, कैसे कर?
भाई प्रोसीजरल क्वेश्चन है, जी मेन और जी एडवांस कहाँ कवर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा और तुम स्मूथली कर जाओगे चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत लोगों को लगता है टफ चैप्टर है, बट मैं तो बोलता हूँ बहुत निहायती रद्दी इजी चैप्टर करते जाओ तो। चलो हो गया। तो वो चार्जेस Q1 दिया गया था हमारे पास, QA था सॉरी, प्लस 100 माइक्रोकूलम, और ए पॉइंट पे प्लेस था जिसकी 1,0,2 पे था। QB था दैट इज प्लस 200 कूलम, बी पॉइंट पे 4,2 मीटर पे। तो हाँ, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो आपको इनिशियल माइनस फाइनल कीजिए तो 4 - 1 3 3 और 3, और फिर आप क्या करोगे, देखो जैसे आप क्या करोगे 4 प्लस, देखो 4 है, अब देखो आई कैप जे कैप के कैप में आप सबसे पहले इनको लिख लो, उसके बाद आप कर लेना। देखो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स, देखो ऐसे इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, सिमिलरली यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे फोर्स लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा, और इनके कोऑर्डिनेट्स हमको पता है ए बी पॉइंट के। तो फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, फोर्स आएगा के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। आर आपको क्या करना है, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 का स्क्वायर, और इनका अंडर रूट, और इस अंडर रूट का होल स्क्वायर, यही तो होगा आर का स्क्वायर। ये आर ऐसे आ जाता है, आपको वेक्टर आता है ना, वेक्टर से लिखने के लिए, आर निकालने के लिए R2 - R1 ही तो किया है जस्ट, तो यार स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, दैट इज कि आप जो भी वैल्यू आएगी 9 × 10⁻9 रखो, इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 200 माइक्रो में दिया गया था ना, इंटू 10⁻⁻6 अपॉन ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पटको, और जो लास्ट में आंसर आएगा वो आ जाएगा 7.2 न्यूटन। समझ में आया, बहुत ही इजी रद्दी क्वेश्चन था, जितना मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है वो इनफ है। अगर नहीं समझ में आया तो जैसे ऐसे समझो, Q1 Q2 चार्जेस पे Q1 QA QB बस हमने कूलम्ब्स लॉ लगा करके निकाल दिया है, R2 - R1 किया है हमने, जस्ट हमने पोजीशन वेक्टर्स फाइंड करने के लिए। अब F ड्यू टू 1 2 और F21 ये आपको निकालने चाहिए, जैसे कि FA और FB जैसे हम लोगों ने डिफाइन किया FA FB ऐसे करके, ये तो कायदे से आपको निकालना चाहिए। मैं होमवर्क दे देता हूँ, बट कोई नहीं, अभी मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी को अगर कोई दिक्कत है तो अभी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अगर हम लोग एफ बी की बात करें, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो क्यू बी बाय आर का क्यूब ऐसे लिखेंगे, इसकी जो भी वैल्यू है वो रखेंगे, और निकल जाएगा, है ना। साथ में यहाँ पे एक और टर्म आ जाएगा, दैट इज इसकी जो वैल्यू आई थी इसके साथ एक टर्म आ जाएगा, दैट इज की इनिशियल माइनस 4 - 1 आई कैप प्लस 4 - 0 जे कैप, बस डायरेक्शन वेक्टर ही लगाना है, 2 - 2 ये कैप। तो वहीं पे आ जाएगा 7.2 न्यूटन, तो हमने लाया था ये आंसर, 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। बस वेक्टोरियली में हम लोगों ने वेक्टोरियली कैसे लिखा था, कैप ही तो, ए कैप यूनिट वेक्टर ही तो दिखाता है क्या, डायरेक्शन तो यूनिट वेक्टर ही तो ये लिख दिया है हमने, समझे कि नहीं। सिमिलरली एफ ए निकालना है तो आप 7.2 जो आया था, और माइनस के 3/5 आई कैप माइनस के 4/5 जे कैप न्यूटन, ये आ गया। तो आपको पता चल गया कि एफ ए एंड एफ बी पे जो है वो फोर्स तो इक्वल है, फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट उनका डिरेक्शन अलग है, डिरेक्शन अलग है। मैंने कभी नहीं बोला कि फोर्स स्केलर है, मैंने फोर्स को वेक्टर बोला है, चार्जेस को स्केलर बोला है, समझे। अभी देखो अभी तक हमने कितना पढ़ लिया, चलो आप अपने पे प्राउड करना, कितना पढ़ लिया हमने। हमने सबसे पहले ये पेज से स्टार्ट किया आपके बेसिक इंट्रोडक्शन से, फिर हमने धीरे धीरे देखते गए, और 3 4 5 ऐसे करके, है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10, आई होप सारे नोट्स बनाते जा रहे हो, है ना। और अभी हम लोग क्वेश्चंस पे आ गए हैं, 17वां पे अब क्या आ जाएगा, अब हमने इस पे क्वेश्चंस इनफ कर दिया, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन पढ़ेंगे, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया है, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। आई होप इसमें मैं थोड़ा इंट्रो दे करके आज का सेशन एंड करेंगे, उसके बाद आप बाद में इस पे एक इलस्ट्रेशन लेंगे, इलस्ट्रेशन से अच्छे हैं इस पे। अरे सही है,
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक बार आ गया तो इतने सारे इलस्ट्रेशन करेंगे नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जाने से पहले। आप ही बोलोगे सर छोड़ दो, कितने क्वेश्चन करवाओ। चलो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आज का लास्ट टॉपिक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखो बेसिकली कहता क्या है कि एक क्यू चार्ज है, तो ये जो है अगर Q1 Q2 Q3 है ना, Q4 ऐसे ऐसे चार्जेस हैं, तो ये सारे चार्जेस इस पे एक ना एक डायरेक्शन में, किसी ना किसी डायरेक्शन में इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, चाहे F1 F2 F3। तो जो सुपर पोजिशन होता है, टोटल सम जो है वो, टोटल फोर्स जो लगा है वो इनके सम के इक्वल हो जाएगा, इनके सम के इक्वल हो जाता है। जो टोटल लगने वाला फोर्स है एफ, वो इनके सम के इक्वल हो जाता है ना, जितना लग रहा है फोर्स वो इनके सम के इक्वल हो जाता है। बस यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन की। एक चार्ज है, इस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो उनका समीशन कर दो और नेट फोर्स निकाल लो। अब नेट फोर्स निकालने पे ही इलस्ट्रेशन इतने भर भर के करेंगे ना कि आपको समझ में आ जाएगा वो सारी चीजें। बाल्टी भर के इलस्ट्रेशन करेंगे अभी, बोरी भर के। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। क्या बोला है क्वेश्चन? इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट फोर कॉर्नर्स ABCD ऑफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ A। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज B विल बी। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, मैंने लिख लिया क्वेश्चन। ठीक है, मैंने सोचा कि आपके सामने क्यों ही लिखूं, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने नोट कर लिया यहाँ पे, जितने मुझे आपको करवाने हैं। ठीक है, उतने नोट कर लिए मैंने, मैं आपको भी करवा रहा हूँ। तो बहुत लोगों को पता चल गया। सबसे पहले तो क्या बोल रहा है कि जो है फोर इक्वल चार्जेस है क्यू, जो कि कॉर्नर ऑफ स्क्वायर पे रखे हुए हैं। एक स्क्वायर बना लो भाई, स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर बना लिया। इस पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, हर जगह क्यू 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 चार्जेस रख दो। जैसे ही रखा, कोई ना कोई फोर्स तो लगाएगा ही, तो इस डायरेक्शन में लगेगा कौन सा, एफ नॉट फोर्स जो है। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड। कर्सर रुक गया है शायद, एक सेकेंड रुकिएगा। तो अब आपको क्या निकालना है? फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ ए। साइड, हर साइड का लेंथ ए स्क्वायर है, तो यानी सारी साइड का लेंथ ए होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन चार्ज बी विल बी। मान लो यहाँ पे बी है, किसी पे जो जो आपकी इच्छा हो मान सकते हो, ए बी सी डी यहाँ पे। तो आपको पता है इधर लगाएगा एफ सी अपना फोर्स, इधर लगाएगा एफ ए अपना फोर्स, इस डायगोनल के अबाउट एफ डी अपना फोर्स लगाएगा, और इधर ही एफ ए सी भी फोर्स लगेगा, इसका रिजल्टेंट है ना, इसका रिजल्टेंट भी इधर ही लगेगा। तो अब हम लोग एफ नेट निकालना है, क्योंकि सुपर पोजिशन में एफ नेट ही निकालते हैं। एफ नेट क्या हो जाएगा? एफ ए सी प्लस एफ डी। क्यों हो जाएगा ये? क्योंकि आपको पता है कि एफ डी भी इधर ही लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट सी और ए का, और एफ डी भी उधर ही लग रहा है ना, तो इसके कारण तो ये हो गया। तो एफ ए, अब इसका कैसे हो जाएगा? दैट इज एफ ए सी क्या है? अंडर रूट एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस एफ डी। ठीक है, आगे अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, ओके, यहाँ पे पहले से ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ पे अगर ऐड करने का ऑप्शन आए तो ऐड करना चाहूंगा मैं पेज को। ठीक है, चलो, तो क्या सॉल्व करे थे? हाँ, तो यही आ गया था कि हमको पता है कि सिंस एफ ए और एफ सी इक्वल है, एफ ए और एफ सी इक्वल है, और ये क्या है? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही तो होता है। अरे के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दिमाग पे जोर डालो थोड़ा। ठीक है, एफ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर। अब डायगोनल के अबाउट ए रूट टू होता है। अरे गधों, ये नहीं पता है कि ये ए है ये ए है, तो ये रूट टू ए होगा, या ए रूट टू लिखो, है ना। तो इसका स्क्वायर किया, तो अब दोनों का अब जो है, अब हमको मिल गया एफ ए और एफ सी और एफ डी, ये सारी चीजें मिल गई। तो एफ नेट जब लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा? अंडर रूट टू के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए रूट टू का स्क्वायर, टू ए स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को कॉमन लिख करके रूट टू प्लस वन बाई टू। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर वन प्लस टू रूट टू बाय टू। फाइनल आंसर। कितना इजी था, जस्ट हमको पिक्चर को विजुअलाइज करना आना चाहिए।
क्या इसने स्क्वायर बोला, स्क्वायर बनाया, फोर्स निकालने बोला, फोर्स निकाल लिया एक चार्ज पे। तो ये बात रह गई। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉज करके चाहो तो सॉल्व करो, चाहो क्या करना है ये भाई, प्लीज मस्ती मत करना। मुझे यहाँ पे जगह की जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ अपनी, जहाँ पे भी मुझे जगह की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो है, और मैं इसे ब्लैकिश कलर भी दे देता हूँ, मुझे जरूरत पड़ेगी, मुझे पता है। तो हाँ, तो सॉल्यूशन पे आए। क्या बोला है क्वेश्चन, टू इक्वल चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, टू सेपरेटेड चार्जेस बाय अ डिस्टेंस डी, अ थर्ड चार्ज is placed on perpendicular bisector at x distance will experience maximum coulomb force। अब वो कब मैक्सिमम कूलम्बिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जिन्होंने हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे x डिस्टेंस पे हमने जो चार्ज रख दिया दोनों चार्ज के कारण, वो कब एक्सपीरियंस करेगा वो हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो हमको पता है सपोज थर्ड चार्ज जो है सिमिलर है क्यू के तरह एंड इट इज ओके। चलो, सबसे पहले तो हमको डायग्राम सोचना आना चाहिए कि हम लोगों ने क्या किया है। समथिंग, एक क्यू चार्ज है और एक क्यू चार्ज है, ठीक है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हम लोगों ने डी मान लिया है, डी है। और ये पॉइंट मान लो बी है, ये सी है, और यहीं के किसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ए रख दिया गया है। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, है ना। ये एक्स डिस्टेंस है, ये वाली ऊपर वाली एक्स डिस्टेंस है, ये डी/2 और ये डी/2 हो जाएगी। ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी/4, डी स्क्वायर बाय 4, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। अब ये कैसे निकाला, पाइथागोरस, घर पे सोचना, ठीक है। ये इधर से एक फोर्स लगाएगा, इधर से ये फोर्स नहीं लगाएगा, और बीच से यहाँ से रिजल्टेंट जाएगा किसी एंगल थीटा पे, ठीक है, थीटा पे। और मान लेते हैं यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज है जिन पे ये कैपिटल क्यू चार्जेस क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो अब हमको पता है वो भी चार्ज क्या है, सिमिलर है क्यूब की तरह। तो हम लोग जो एफ नेट निकालेंगे, हमको पता है एफ नेट कैसे निकलेगा, 2f cos थीटा से ही तो निकलेगा भाई। दो फोर्सेस का रिजल्टेंट 2f cos थीटा से ही तो निकलेगा। तो अब यहाँ लिख देते हैं एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो के क्यू स्क्वायर, के लिख दिया, क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, और इस, ठीक है। और cos थीटा हम लोग लिख सकते हैं, आपको पता है बेस बाय हाइपोटेनियस हमको लिखना आता है। अब जिनको नहीं आता है वो ये देखो, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इतना गिर के बता रहा हूं तो समझ जाना, ठीक है। चलो ये हो गया, सॉल्व कर लेना। अब कुछ नहीं बचा है इसमें, हो गया एफ नेट निकालने के लिए 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2f cos थीटा, जिनको याद नहीं है, क्यू क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, है ना, इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 का पावर हाफ रूट के अंदर थे। ये 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया मैक्सिमम कोलम्बिक फोर्स को अब मैक्सिमाइज करना है, ये कोलम्बिक फोर्स आ गया। अगर हमको मैक्सिमाइज करना है तो हमने पढ़ा हुआ है मैक्सिमा कहाँ पे आता है, मैथमेटिक्स में पढ़ा है मैक्सिमा मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। नहीं पढ़ा है तो देखो कहाँ पे आता है मैक्सिमा, मैंने कैनेमेटिक्स में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। एफ नेट टू बी मैक्सिमम, अगर एफ नेट को मैक्सिमम बोलना है तो डी एफ नेट बाय डी एक्स जो है वो जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब डेरिवेटिव इस फंक्शन का, डेरिवेटिव इस फंक्शन का, उसको जीरो के इक्वेट करो। तो डेरिवेटिव इस फंक्शन का क्या आ जाएगा, आपको मैं बताता हूँ। इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का 4 की माइनस माइनस 3/2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर -5/2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस d/2√2 पे। अब जिनको डेरिवेटिव नहीं निकालना आता है वो बहुत ही ईजी है भाई, कर लोगे डिफरेंशिएट, इतना तो आना ही चाहिए। तो वहां से आपका जाएगा d/2√2, ये आ गया। ले दे करके क्वेश्चन निहायती बेइज्जती करने वाला था, इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ एडवांस पैटर्न क्वेश्चन है, मेंस पैटर्न क्वेश्चन है, तो
ध्यान तो रखना पड़ेगा। देखो एडवांस में भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चन है, प्रोसीजरल क्वेश्चंस हम लोग जो है क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट प्रोग्राम से हम लोग प्रोसीजरल क्वेश्चंस लेते हैं, ऐसा नहीं है कि एडवांस मीन्स बता करके लेते हैं, ठीक है। चलो कोई टू इक्वल चार्जेस हमने जो पढ़ा और सिर्फ उसी बेसिस पे सॉल्व किया है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा। एक बार पढ़ के बता देता हूँ क्या है। 5 point charges, each of value q, small q, are placed on 5 vertices of a regular hexagon of side L। यहाँ पे हेक्सागन है बट चार्ज q जो है छोटे वाले वो 5 है और 5 वर्टाइसेस पे रखे हुए हैं और हर साइड जो है हेक्सागन की कैपिटल L है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज पे क्या होगा? अगर एक वर्टेक्स पे हमने माइनस क्यू स्मॉल क्यू कुलम का जो चार्ज है, वैल्यू ऑफ, ठीक है, माइनस क्यू कुलम, अगर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन, अगर उसको सेंटर ऑफ हेक्सागन पे हम लोगों ने रख दिया है। तो ऐसे बस इसको पढ़ करके ना आपको दिमाग में चीजें क्लिक करनी चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को मैं एक दो मेथड से बताऊंगा। चलो तो आप लोग भी सॉल्व करो और मुझ पर डिपेंडेंट मत रहो प्लीज, कि हम सॉल्व करेंगे तो ही आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करोगे। साथ साथ सॉल्व करना इज अ गुड थिंग बट मैं अप्रिशिएट नहीं करता इसे। तो इसके बाद काफी पेज है हमारे पास, तो नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं यहाँ का कचरा साफ करता हूँ और यहीं पे सॉल्व करना प्रोसीजरल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो और भी क्वेश्चंस ले सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, इसको होमवर्क ले लो, ठीक। एक काम करो, इसको होमवर्क ले लो, नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। होमवर्क ले लो, खुश। और नेक्स्ट क्लास में एक दो और क्वेश्चन करके स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक होने वाला है, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके पहले का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ये नेक्स्ट क्लास के लिए लेक्चर 2 के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए तो जितना हमने पढ़ा उतना बहुत बढ़िया है। तो अभी के लिए आप लोगों को थैंक्स मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने सेशंस को अटेंड किया, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। तो थोड़ी बहुत बातें करते हैं कि अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। अभी थैंक यू, और जितना पढ़ा है उतना रिवाइज करो, जितने क्वेश्चंस करवाए उसको घर जाके करो। सुपर पोजिशन के और क्वेश्चंस मिलते हैं वो घर जाके करना, असाइनमेंट्स वगैरह आप लोग किसी भी कोचिंग मॉड्यूल से कर सकते हो। आई होप किसी भी कोचिंग में आप इनरोल हो उसके मॉड्यूल लगा दो जहां तक हमने पढ़ा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले के जितने क्वेश्चन है कूलम्बिक फोर्सेस पे कर सकते हो। चलो बाय।